नमस्कार। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने पिछले क्लास में एलसीआर सीरीज सर्किट की बात किया था और अगर आपको याद होगा तो एलसीआर सीरीज सर्किट में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, ये तीनों सर्किट एलिमेंट सीरीज में जुड़े होते थे और इनके क्रॉस हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते थे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है। तो हम लोगों ने निकाला था कि इसका जो इम्पीडेंस होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L होल स्क्वेयर। और पीक करंट जो होती है, पीक करंट वो होती है ई नॉट डिवाइडेड बाई, सारी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L होल स्क्वेयर। अब आप देखिए, अगर इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करें, E नॉट इज फिक्स्ड, R इज फिक्स्ड, L एंड C आर फिक्स्ड। तो अगर ओमेगा चेंज किया जाएगा तो दिस I नॉट विल चेंज। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू अलग अलग ओमेगा के लिए अलग अलग मिलेगा। अगर हम लोग ये देखना चाहें कि ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो फिक्स्ड है, न्यूमरेटर इज फिक्स्ड, ये मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा जब ये 0 होगा, बिकॉज ये इसका तो अपना एक फिक्स्ड वैल्यू है और इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आई नॉट विल बी आई नॉट मैक्स व्हेन 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L is 0. That implies omega L is 1/omega C. So omega square is 1/LC. That is omega is 1/√LC. और जब ओमेगा का वैल्यू इतना ले लेंगे तो ओमेगा के इस वैल्यू पर जो आई नॉट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा। ओमेगा के दूसरे किसी भी वैल्यू के लिए पीक करंट का वैल्यू ओमेगा के इस वैल्यू पर जितना मिलेगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको यूजुअली हम लोग ओमेगा आर से डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू जिस वैल्यू पर आई नॉट मैक्सिमम होगा वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और अगर हम लोग एक एक्सिस पर ओमेगा प्लॉट करें और एक एक्सिस पर आई नॉट प्लॉट करें तो ओमेगा के साथ आई नॉट का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, और ये है आई नॉट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर पर मिलेगा। अब चूंकि ग्राफ इस तरीके का है तो इस ओमेगा आर के दोनों तरफ, एक ओमेगा आर के लेफ्ट और एक ओमेगा आर के राइट, दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे, एक ओमेगा 1 होगा और एक ओमेगा 2 होगा। ये दोनों ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होंगे जिन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पर पीक करंट का वैल्यू उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जितना होता है उसका 1/√2 टाइम्स हो।
मतलब ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा आर से कम और एक ओमेगा आर से ज्यादा। ओमेगा आर के दोनों तरफ हमें दो ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे जिन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पर आई नॉट का वैल्यू आई नॉट मैक्स का 1/√2 टाइम्स होगा, 1/√2 टाइम्स होगा। तो ये वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। आपको पता है पावर होता है I² के तरह का डायरेक्ट करंट सर्किट्स में भी। तो ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होंगे जिन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पर डिलीवर्ड पावर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जितना डिलीवर्ड पावर होगा उसका हाफ होगा, क्योंकि I का स्क्वायर करेंगे और ये डिनोमिनेटर में 1/√2 है तो पावर में 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, इसलिए इनको हाफ पावर पॉइंट्स कहते हैं। और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है ω2 - ω1, इसको डेल्टा ओमेगा बोलते हैं और इसको कहा जाता है हाफ विड्थ। और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हाफ विड्थ का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड हाफ विड्थ, ये कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्यों डिफाइंड होता है और कितना बढ़िया रेजोनेंट सर्किट है वो डिसाइड करेगा ये क्यू का फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हाफ विड्थ एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ओमेगा आर तो पता ही है और ω1 ω2 भी निकाल सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसीज जिन फ्रीक्वेंसीज पर आई नॉट का वैल्यू आई नॉट मैक्स √2 हो जाए, उससे ओमेगा के दो वैल्यूज निकाले जा सकते हैं और ये आ जाएगा 1/ωCR। तो क्वालिटी फैक्टर को आप लिख सकते हैं। अब देखिए तो ओमेगा कितना होता है, 1/√LC होता है, 1/√LC होता है। तो 1/√LC तो √LC चला जाएगा ऊपर, तो क्वालिटी फैक्टर को लिख सकते हैं √LC और नीचे में CR। तो इस C को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो C² बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए दो फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/ω, ये ओमेगा की जगह पर ये ω/R वाला ओमेगा होगा, ω/CR, या इसी को लिख सकते हैं 1/R√L/C और इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। उसी तरह से एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में पावर कंज्यूम्ड क्या हो, तो आपको पता है कि पावर इन सर्किट्स, पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, तो मान लीजिए कि E = E0 sin ω_t, इस तरह का एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया किसी एसी सर्किट में, सर्किट एलिमेंट्स के एक्रॉस, और इसके वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो करने लगा वो दिया जाता है I = I0। करंट का एक पीक वैल्यू मिलेगा एंड द करंट मे नॉट बी इन फेज विथ द अप्लाइड वोल्टेज। हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं। तो करंट का वोल्टेज के साथ एक फेज डिफरेंस हो सकता है। I = I0
साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा हो सकता है, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग करंट। ऑल राइट, अब अगर इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट में इतना है तो dq बाई डी टी इज आई, तो dq विल बी आई डी टी। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt में सर्किट में चार्ज कितना फ्लो करेगा, dq विल बी आई डी टी। तो वर्क डन बाई दी सोर्स क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाई दी सोर्स हो जाएगा E टाइम्स dq, तो ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, और आई डी टी का मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई डी टी। और पूरे एक साइकिल में एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम में वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई डी टी फ्रॉम 0 टू टी। तो मैं इस इंटीग्रेशन के कॉम्प्लेक्सिटी में अभी आपको फंसाना नहीं चाहता हूं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू t is the time period and cos phi. And what is this cos phi? Cos phi is the cosine of the initial phase difference between the voltage and the current. Phase difference between the voltage and the current. This is called phase factor. तो W by T will be the power. तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई, और ये हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ऐसा। और आप देख लीजिए, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है या सिर्फ इंडक्टर है, ओनली कैपेसिटर और ओनली इंडक्टर इज देयर, तो प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फाई होता है वो 90 डिग्री होता है, तो cos 90 विल बी 0 एंड पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 0। तो प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर तभी कंज्यूम्ड होगा जब सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, और रेजिस्टेंस के रहने पर करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसका कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ई आर एम एस आई आर एम एस को, वो पावर कंज्यूम्ड आपको दे देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, और इन्हीं फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं इस चैप्टर के। हम लोग पहला सवाल बनाने जा रहे हैं, ये नीट 2013 में पूछा गया है। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in series with a bulb B and an AC source. The brightness of bulb decreases when, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऐसा है कि एक कॉइल है, द कॉइल विल हैव सम इंडक्टेंस, और ये किसी बल्ब के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो द बल्ब विल हैव सम रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स, और इनके क्रॉस एक एसी सोर्स जोड़ा गया है। तो बोलते हैं कि बल्ब का ब्राइटनेस घटेगा इन चारों में से किस केस में। तो बल्ब का ब्राइटनेस घटने का मतलब कि
पावर कम हो जाना चाहिए। तो इस बल्ब के कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा और इसके क्रॉस पावर होगा V²/R। तो R तो फिक्स्ड होगा, तो इसके बल्ब के एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगी वो अगर किसी वजह से घट जाए तो बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। और ये दोनों सीरीज में हैं, तो जितना वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे यहां से यहां के बीच, उसमें से कुछ वोल्ट डेवलप करेगा इसके क्रॉस और कुछ वोल्ट डेवलप करेगा इसके क्रॉस, लेकिन दोनों जोड़ करके ऑलवेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। तो अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि Vrms अप्लाइड है यहां से यहां के बीच। तो अगर Vrms वैल्यू का वोल्टेज अप्लाइड है तो इसके क्रॉस का वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज दोनों को ऐड करके Vrms हो जाना चाहिए। इसके क्रॉस का RMS वोल्टेज और इसके क्रॉस का RMS वोल्टेज दोनों जोड़ करके Vrms हो जाना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज के RMS वैल्यू के बराबर हो जाना चाहिए। अब अगर एक कैपेसिटेंस जोड़ दें सर्किट में जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है, तो आपको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की तुलना में π/2 अप होता है और इंडक्टिव डाउन होता है। दोनों के बीच पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के इंडक्टेंसेस तो ऐड होकर के 0 हो जाएंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों मिलकर के सर्किट को 0 देगा और तब ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप कर जाएगा और ब्राइटनेस घटने की बजाय और बढ़ जाएगा। अगर एक आयरन का रॉड इंसर्ट कर दें कॉइल में, तो अगर आयरन का रॉड इंसर्ट कीजिएगा तो कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसका कॉइल के एक्सिस के लॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो आयरन के रॉड को मैग्नेटाइज करवा देगा और इस कॉइल के इंडक्टेंस को बढ़ा देगा। तो इंडक्टेंस बढ़ा देगा तो इसके क्रॉस डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओमेगा एल। तो ओमेगा तो मान लीजिए सोर्स का सेम है, बट एल बढ़ जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी और ये दोनों का वोल्टेज, दोनों के क्रॉस वोल्टेज का सम ऑलवेज सेम रहेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा, तो बल्ब के एक क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा और तब ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इस वाले केस में ब्राइटनेस घटेगा बल्ब का। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स आप घटा देंगे, एल जस का तस रहे और ओमेगा घट जाए तो इसका रिएक्टेंस घट जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी तो इसके क्रॉस बढ़ जाएगी। दोनों के सम को कांस्टेंट रखने के लिए तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल को कम कर दीजिएगा तो वैसे केस में भी एल कम हो जाएगा। एल कम हो जाएगा तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कम हो जाएगा और दोनों के क्रॉस वोल्टेज के सम को कांस्टेंट रखने के लिए इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो एक ही केस है जिसमें बल्ब का ब्राइटनेस घटेगा और वो है कि व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, so the correct answer is B. This question was asked in NEET Phase 2 2016. Which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? अभी जो हमने आज के क्लास में शुरू में क्वालिटी फैक्टर की बात किया, उसमें आपने देखा कि एक कोई खास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर आई नॉट काफ़ी ज़्यादा होता है और उससे कम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी कम होता है और उससे ज़्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी कम होता है। कम्युनिकेशन में इसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके रेडियो का
या जिसको आप रेडियो ट्रांजिस्टर बोलते हैं, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो स्टेशन है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो रेजोनेंस हो जाता है और तब बेटर कम्युनिकेशन होता है। और बेटर कम्युनिकेशन हम उसको बोलते हैं जो कम बैंडविड्थ यूज़ करें, मतलब जिसका हाफ विड्थ कम हो। और हाफ विड्थ कम होने का मतलब जिसका क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई हो, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड होता है ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा हाई होगा। तो बेटर सर्किट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेज आर दोज सर्किट्स हुज क्वालिटी फैक्टर इज वेरी हाई। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, अभी हम लोगों ने निकाला था 1/r√L/C। तो इन चारों ऑप्शंस में क्वालिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा किस में है हम लोग देख लें। वो सर्किट बेस्ट सर्किट माना जाएगा एमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस फॉर इट टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो जैसे अगर पहले में देखें तो ए में है 1/20 √1.5/35 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 नीचे आएगा, 10⁻6 बन के ऊपर जाएगा और रूट के बाहर 10⁻3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो अगर इस 100 को बाहर कर लें तो ये 5 और इंटू 10 50 और ये हो जाएगा √ इतना, ऐसा हो जाएगा ये। और अंदाज़ा एक मोटा मोटी लगा लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हो जाएगा 1/25 √2.5/45 अगर करेंगे तो 5/9 ऐसा कुछ हो जाएगा। और 90 इस तरीके से, और इधर आ जाएगा 1000, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 × 5/90। और इसमें आ जाएगा 1/15 √35/300 × 1000 ऐसा कुछ हो जाएगा। और लास्ट वाले में 1/25 √15/450 1000, तो ये तो हो जाएगा 40 × √3/90। और ये हो जाएगा, ये 60 से भी ज़्यादा, 60 पॉइंट समथिंग इंटू √7/60 ऐसा। तो मल्टीपल भी सबसे ज़्यादा इसमें है और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा इसमें है। सो आई थिंक कि क्वालिटी फैक्टर विल बी मैक्सिमम फॉर दिस सर्किट। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा among the given combinations for the given series LCR circuit to be used for communication purposes। ये एम्स 2014 में पूछा गया सवाल है, एन इंडक्टिव सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। एक रेजिस्टेंस है सर्किट में और एक इंडक्टेंस है, और इसके क्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज का वैल्यू समय के साथ बदलता रहेगा। यहाँ एक फिक्स्ड वोल्टेज का वैल्यू देने का क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब है कि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है, इसका मतलब वी आर एम एस इज गिवन टू बी इक्वल टू 120 वोल्ट्स, और ये 2 हेनरी का इंडक्टेंस है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स न्यू इज 60 हर्ट्ज। तो हमें बताना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। करंट का कोई एक वैल्यू बताना है, इसका मतलब IRMS बताना है। तो देखिए, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा एल का मतलब 2 पाई न्यू एल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 3.14, $753.6 ओम, 753.6 ओम। तो आपका इम्पीडेंस हो जाएगा सर्किट का अंडर रूट आर स्क्वेयर का मतलब 100 और प्लस XL स्क्वेयर का मतलब 753.6 का स्क्वेयर, ऐसा हो जाएगा। और IRMS जो होगा ये हो जाएगा VRMS बाई Z। तो VRMS इज गिवन टू बी इक्वल टू 120 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाई Z। तो इसमें मोटा मोटी हम लोग ऐसे अंदाज़ा लगा लें, अगर ये 800 होता, 800, 753 नहीं होता, 800 होता, तो 100 का स्क्वायर हो जाता 10 टू दी पावर 4। तो 100 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर बचता 8 का स्क्वायर 6400 और प्लस 1, तो 6400 का फिर आ जाता रूट अगर लेते तो इस 100 का कॉमन बाहर में आकर के 10 और 80, तो 800 के आसपास होता। तो नीचे में 800 के आसपास अगर आ जाता तो ये हो जाता 12/80 के तरह का, तो 0.1 समथिंग इस ऑर्डर में होता, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उसके आसपास एक ही ऑप्शन है बी, so option B will be the correct option. This question was asked in AIMS 2012. In a given series LCR circuit, R is 4 ohm, XL is 5 ohm and XC is 8 ohm. The current leads the voltage by this, lags. तो करंट लीड करेगा कि लैग करेगा वोल्टेज से। तो आप देख लीजिए, हम लोगों ने बताया था तरीका कि रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये 4 ओम है और XC जो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो लीड करेगा 90 डिग्री, ऊपर ऐसे दिखाया जाएगा, ये 8 ओम है, और XL 5 ओम है, ये 5 ओम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 3 ओम ऊपर की ओर और ये 4 ओम इधर। और मैंने बताया था कि बावजूद इसके कि ये स्केलर्स हैं बट फेज रिलेशनशिप की वजह से ये ऐड करते हैं वेक्टर्स की तरह, और रेजिस्टेंस जिस लाइन में दिखाया गया है उस लाइन के एलोंग वोल्टेज का फेज लिया जाएगा, और Z जिधर आएगा उस लाइन के एलोंग करंट का फेज लिया जाएगा। और ऊपर जाने का मतलब लीड कर रहा है और नीचे जाने का मतलब लैग कर रहा है। तो ये अगर फाई है फेज फैक्टर, तो tan फाई का मतलब हो जाएगा P/B
3/4, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और ये रेजिस्टेंस वाले लाइन के ऊपर है, मतलब लीड कर रहा है। सो गिवन LCR सर्किट में करंट लीड करेगा वोल्टेज से, कितना से, तो tan इनवर्स 3/4 से। सो द करंट लीड्स द वोल्टेज by tan inverse 3/4 and option number A is the correct option. ये क्वेश्चन नीट फेज 2 2016 में पूछा गया सवाल है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन एन LCR सर्किट। द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज व्हाट। देखिए पावर फैक्टर क्या होगा, अगर R ऐसा है और XC ऐसा है और XL ऐसा है, तो ये हो जाएगा, हम लोग मान रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर, तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा XC माइनस XL, तो नेट इम्पीडेंस हो जाएगा Z, और अगर ये एंगल फाई है तो यही इसी का कॉस कहलाता है फेज फैक्टर। तो कॉस फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं R/XC माइनस XL, और अगर IRMS से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें तो कॉस फाई हो जाएगा। इसको हम लोग अगर IRMS से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो IRMS इंटू XC वो कैपेसिटेंस के क्रॉस का वोल्टेज दे देगा, और IRMS इंटू XL वो इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज दे देगा, और IRMS इंटू R वो रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज दे देगा। सो व्हाट विल इट बी, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, या सीधे इसको हम Z बोलें, R/Z cos phi is B/H R/Z, और इसको लिख सकते हैं IRMS इंटू R/IRMS इंटू Z, तो इसको लिख सकते हैं VR/VZ, और ये हो जाएगा VR इज गिवन टू बी इक्वल टू 80 वोल्ट, और VZ क्या हो जाएगा, √80 स्क्वेयर प्लस 100 माइनस 40 या 40 माइनस 100 जो भी कहें उसका स्क्वेयर। तो cos phi विल बी 80 बाई, ये हो जाएगा 100, तो 0.8, और cos phi को ही हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर इज 0.8, C is the correct answer. This question was asked in AIPMT 2012. In an electrical circuit, R, L, C and an AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current in the circuit is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3. अगर सर्किट से आप L को रिमूव कर देंगे तो सर्किट में सिर्फ R रहेगा और C रहेगा, तो कैसा हो जाएगा, 1/ωc इधर होगा, R इधर होगा, और नेट इम्पीडेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये फाई होगा।
So phi will be R by Z. Tan cos phi will be R by Z, and phi has been given to be equal to pi by 3. तो cos pi by 3 is R by Z, and cos pi by 3 is root 3 by 2. So root 3 by 2 is R by Z. That implies Z is 2R by root 3. उसी तरह से अगर सर्किट से आप C को रिमूव कर देंगे तो सिर्फ R रहेगा और 1 ओमेगा L रहेगा, और तब Z कुछ ऐसा हो जाएगा, तब ये होगा phi, and this is again pi by 3. So again cos pi by 3 is R by Z, और यहां से फिर Z जो है वो उतना ही आ जाएगा, Z जो है वो 2R by root 3 आ जाएगा. तो दोनों सर्किट्स में Z बराबर है 2R by root 3. मीन्स वॉट, इसमें Z हो जाएगा R स्क्वेयर प्लस XC का होल स्क्वेयर, और इसमें हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL का होल स्क्वेयर. ऐसा दैट इम्प्लाइज अगर स्क्वायर कर देंगे आप दोनों तरफ से तो आ जाएगा XC बराबर XL. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो गए. तो अगर सर्किट में तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे तो XC इधर होगा, XL इधर होगा, R इधर होगा, और ये दोनों आ गया इक्वल, और ये दोनों है आउट ऑफ फेज, तो ये दोनों ऐड करके 0 हो जाएगा, और आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा. प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा. और जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा तो phi विल बी 0 डिग्री, phi विल बी 0 डिग्री, और पावर फैक्टर cos phi को कहते हैं, तो cos 0 डिग्री इज 1. सो द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी 1. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के थ्योरी को आप एक बार दोबारा से रिविजिट कर जाइए, और जितने सवाल मैंने आज के क्लास में बनाया इन सारे सवालों को एक बार आप फिर से सोचिए और फिर कुछ सवाल खुद से बना जाइए. तो मैं समझता हूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट से पूछे जाने वाले सवालों को आप शायद बना पाएंगे, और अगले लेक्चर में फिर हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.